बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विच शोज बेसिकली द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पहले काम करता हूं, मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूं, उसके बाद समझाऊंगा। व्हेन लाइट ऑफ sufficiently high frequency falls on metal surface, electrons are ejected। हम क्या कहना चाह रहे हैं गाइस? हम ये कह रहे हैं ये हमारे पास मेटल सरफेस है, इस पे इलेक्ट्रॉन्स है, उस पे हमने रेडिएशन मारी और रेडिएशन एब्जॉर्ब करने के बाद, रेडिएशन की एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन जंप कर गया बाहर। इट एस्केप्स फ्रॉम द पुल ऑफ न्यूक्लियस, बाहर निकल गया। इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, जो हमने फोटोन डाला उसके ऊपर, उसकी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी इलेक्ट्रॉन एंड जंप्स आउट ऑफ द एटम। क्लियर है गाइस? दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सिंपल टर्म्स में अगर सोचा जाए, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, रेडिएशन एब्जॉर्ब करी एंड इलेक्ट्रॉन जंप्स आउट। आसानी से क्यों जंप कर गया? क्योंकि मेटल सरफेस है, इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस। ठीक है ना गाइस? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो अट्रैक्शन है वो रिलेटिवली वीक है। मेटल में हम कहते नहीं इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है, तो जैसे हमने रेडिएशन डाली, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, इट जंप्स आउट। हाँ है ना? फाइन गाइस, यहां तक किसी बच्चों को डाउट? गुड। तो गाइस अब अगर हम फ्रीक्वेंसी, गाइस एक चीज और देखो, फ्रीक्वेंसी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, इसलिए हमने कहा है हमें सफिशिएंटली हाई एनर्जी चाहिए फॉर द इलेक्ट्रॉन टू बी इजेक्टेड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हमने एक सर्टेन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी दी ताकि वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए फ्रॉम द एटम बच्चों। हाँ है ना? और अगर हमारी फ्रीक्वेंसी कम है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, चाहे हमने एनर्जी दे दी उसे, बट दैट एनर्जी इज नॉट सफिशिएंट टू टेक आउट द इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन एटम में ही रहेगा, इट इज नॉट गोइंग टू जंप आउट। तो वी नीड अ फ्रीक्वेंसी की मिनिमम वैल्यू, जिससे ऊपर वैल्यू अगर होगी तभी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, क्योंकि हमें पता है फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू एनर्जी। ऐसे समझो, हमें एक सर्टेन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मिनिमम एक वैल्यू देनी पड़ेगी एनर्जी की, ताकि इलेक्ट्रॉन बाहर जंप कर जाए। तुमने एनर्जी नहीं दी, इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा। और उस एनर्जी को, मिनिमम एनर्जी दैट हैज टू बी सप्लाइड टू टेक आउट द इलेक्ट्रॉन, वो एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होती है, दैट इज अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की, इतनी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन डालेंगे तब इलेक्ट्रॉन जस्ट इजेक्ट होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो गाइस अब मैं तुम्हें टर्म बताता जाता हूं, ये टर्म बाकी मैं लिखवा भी दूंगा, लेकिन अभी सुनो। मिनिमम एनर्जी का फोटोन दैट हैज टू स्ट्राइक द इलेक्ट्रॉन सो दैट द इलेक्ट्रॉन जंप्स आउट, उसे बोलते हैं वर्क फंक्शन। इट इज अ मिनिमम एनर्जी दैट हैज टू बी सप्लाइड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मिनिमम एनर्जी जो सप्लाई करी, सप्लाई करने पे इलेक्ट्रॉन बाहर जंप करा और बस जंप करके रुक गया, मतलब वो पुल ऑफ न्यूक्लियस से तो बाहर चला गया, बट इट डज नॉट हैव एनी अदर एनर्जी। उसको उतनी एनर्जी दी कि भाई तू बाहर निकल जा और बाहर जाके रुक जा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो द मिनिमम एनर्जी दैट हैज टू बी सप्लाइड टू द इलेक्ट्रॉन टू गेट टू इजेक्ट इट फ्रॉम द एटम, दैट इज नोन एज वर्क फंक्शन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? मिनिमम एनर्जी दैट हैज टू बी सप्लाइड टू टेक आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम इज वर्क फंक्शन। दिस इज एनर्जी गाइस। क्लियर है यहां तक? अगर हमने उसे, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल फाई, अभी बता दूंगा। तो आइडिया क्या है, अगर तुमने एनर्जी फाई से कम दी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, फाई दी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया और बाहर जाके रुक गया, और फाई से ज्यादा एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया, जिसमें कितनी एनर्जी लगी? फाई। लेकिन हमने तो एनर्जी फाई से ज्यादा दी थी, वर्क फंक्शन से ज्यादा दी थी, तो अब जो रिमेनिंग एनर्जी उसके पास है दैट विल हेल्प इन the velocity of electron। basically जो एक्स्ट्रा एनर्जी है that will go into the kinetic energy of the ejected electron। ज्यादा एनर्जी दे दी तुमने वर्क फंक्शन से ज्यादा, तो वर्क फंक्शन तो लगा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, और जो तुम्हारी रिमेनिंग एनर्जी थी दैट गोज इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ने बेसिकली आगे जाके मूव करना शुरू कर दिया। फायदा हो गया तो बाहर जाके रुक गया, फायदे से ज्यादा दिया, इलेक्ट्रॉन बाहर भी निकल गया, एंड नाउ इट हैज गॉट सम काइनेटिक एनर्जी जिससे वो आगे मूव कर रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब हमारा वर्क फंक्शन के लिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए या नहीं चाहिए? वर्क फंक्शन के लिए अगर हम कहें वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच न्यू, इट इज बेसिकली नथिंग बट द एनर्जी ऑफ द फोटोन। हाँ है ना बच्चों? कि फोटोन की एक एनर्जी दी जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, दैट मिनिमम एनर्जी फाई, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग देयर विल बी अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, कि उतनी फ्रीक्वेंसी की अगर हम रेडिएशन डालेंगे तो एनर्जी कितनी मिलेगी उस फोटोन से? फाई। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, मैं सिर्फ ऐसे समझाना चाह रहा हूं
कि फाई एनर्जी के लिए यू नीड अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी का फोटोन या रेडिएशन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? फाई एनर्जी सप्लाई करने के लिए यू नीड अ फोटोन ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, राइट गाइस? उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब अगर हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन डालते तो एनर्जी तो कम रह गई फाई से, हाँ है ना? फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। अगर तुमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी का फोटोन डाला तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। अगर तुमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितना ही फ्रीक्वेंसी का फोटोन डाला तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया और जाके रुक गया। और अगर तुम्हारी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट भी हो गया एंड इट इज गॉट सम काइनेटिक एनर्जी एज वेल। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? क्लियर है यहां तक? किसी बच्चे को कोई डाउट? अब मैं वही चीज लिखता जाऊंगा, समझ में आता जाएगा तुम्हें। व्हेन लाइट ऑफ लो फ्रीक्वेंसी और हाई वेवलेंथ, वेवलेंथ की टर्म में अभी हमने नहीं सोचा, कोई खास बड़ी दिक्कत नहीं है गाइस। वेवलेंथ हाई का मतलब एनर्जी कम, फ्रीक्वेंसी लो का मतलब एनर्जी कम। आइडिया क्या है? एनर्जी अगर हमने कम दी और उस कम एनर्जी का फोटोन डला ऑन मेटल सरफेस तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे। इफ लाइट ऑफ लो फ्रीक्वेंसी और हाई वेवलेंथ फॉल्स ऑन मेटल सरफेस, नो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड। ओके गाइस, तो हमारा मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो हमें देनी पड़ेगी ताकि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो हमें देनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए, उसे हम बोलते हैं न्यू नॉट या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अगर हमारा न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट है तो इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड एंड इट हैज गॉट अ काइनेटिक एनर्जी एज वेल। न्यू लेस देन न्यू नॉट है, नो इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड। और अगर न्यू नॉट जितनी दी तो इलेक्ट्रॉन तो इजेक्ट हो गया बट इट हैज गॉट जीरो काइनेटिक एनर्जी। फाइन। अगर नो इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड, इसको हम लिख सकते हैं नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, कि नो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस अगर हमारा फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो। अब आते हैं वर्क फंक्शन पे। वर्क फंक्शन phi, it is the minimum energy required by an electron to escape from मेटल सरफेस। मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट इज वर्क फंक्शन, या दिस इज द एनर्जी दैट हैज टू बी गिवन टू द इलेक्ट्रॉन सो दैट इट गेट्स इजेक्टेड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर गाइस? अब फाई की वैल्यू क्या होगी? इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मेटल। मेटल टू मेटल डिपेंड करेगा तुम्हारा वर्क फंक्शन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब गाइस ये जो वर्क फंक्शन होता है ना, क्वेश्चन में ज्यादातर ये दिया होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। वर्क फंक्शन इज गिवन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इज यूजुअली गिवन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी बच्चे को याद है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता था? जूल। ठीक है गाइस? अब देखो बच्चों, हम कहेंगे जो भी हमारी रेडिएशन पड़ी, जो भी हमारी रेडिएशन गिरी मेटल सरफेस पे, दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ, मतलब फोटॉन्स है उसके, हाँ है ना? उसके फोटॉन्स हैं जो जाके टकराए और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया। तो हम कहेंगे फोटोन की एनर्जी क्या होती है? एच न्यू, राइट गाइस? तो वही मैं लिख देता हूं, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या है? वो फोटोन जो मेटल सरफेस पे स्ट्राइक कर रहा है उसकी एनर्जी विल बी एच न्यू या एच सी बाय लैम्डा, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन या वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। यहाँ पे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इसमें लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, वो रेडिएशन जो कि गिरी है मेटल सरफेस पे, या एच न्यू वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन जो कि तुम्हारी
मेटल सरफेस पे गिरी है। दिस इज द एनर्जी बेसिकली सप्लाइड टू द इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जो फोटोन हमने देके मारा उसकी एनर्जी वाज एच न्यू या एच सी वाई लैम्डा। हाँ है ना बच्चों? ये तो ये जो है ये हमारा है जूल में। अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फोटोन की एनर्जी निकालनी है तो क्या करते हो गाइस? आई टोल्ड यू 1240 बाय लैम्डा। हाँ है ना? ये करवाया था नहीं करवाया था लास्ट क्लास में? 1240 बाय लैम्डा इन नैनोमीटर। दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटोन गाइस। नहीं कराया? ओके। ये जो एनर्जी हमने जूल में निकाली है, अगर यही एनर्जी हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है तो इट इज 1242 बाय लैम्डा इन नैनोमीटर। मैंने लास्ट टाइम में, यार मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है मैंने करवाया है? तुम्हें कंफर्म है? लेट मी नो। आई एम प्रीटी श्योर मैंने करवाया है। 1240 लिखा था मैंने, लेकिन एक्चुअली इट इज 1242 टू बी प्रिसाइज। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? देखो उस बच्चे ने लिखा हुआ है, बाकी बच्चों को याद नहीं है, पढ़ के नहीं आए। ठीक है गाइस, इट इज 1242 बाय लैम्डा इन नैनोमीटर। ये एनर्जी ऑफ फोटोन ही दे रहा है, बट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एच सी बाय लैम्डा या एच न्यू वाज गिविंग अस द एनर्जी ऑफ फोटोन इन जूल। 1242 बाय लैम्डा इन नैनोमीटर इज गिविंग अस द एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन। 1240 कहा था ना, इट इज एक्चुअली 1242। ठीक है ना गाइस? टू बी वेरी प्रिसाइज, दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटोन जिसकी वेवलेंथ, जिसकी रेडिएशन की वेवलेंथ क्या है? लैम्डा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहां से इससे आंसर आएगा जूल में, इससे आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब हम एनर्जी ऑफ फोटोन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि जो वर्क फंक्शन है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा होगा। सो दैट इज द रीजन कि हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देख लेते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन। कैलकुलेशन बिकम्स इजियर, दैट इज द ओनली थिंग गाइस। यहां तक समझ आया नहीं आया बच्चों? दिस वॉज द एनर्जी, दिस और दिस वॉज द एनर्जी ऑफ द फोटोन जो कि हमारा मेटल सरफेस पे गिर रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो अगर ये एनर्जी ग्रेटर देन 5 है, पहली बात करते हैं, इक्वल टू 5 है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा बट इट विल स्टॉप। ठीक है ना गाइस? अगर ये एनर्जी ग्रेटर देन 5 है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, इट विल हैव सम काइनेटिक एनर्जी एज वेल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? और अगर ये वैल्यू लेस देन 5 है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं होगा, देयर विल बी नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। यहां तक समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है यहां तक? गुड। नाउ अ इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव गॉट टू अंडरस्टैंड, इंटेंसिटी गाइस। ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होता है? व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट? Intensity of light basically tells us number of photons striking a surface per second. Number of photons per second कितने टकरा रहे हैं, that tells us the intensity of light। बच्चों समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इंटेंसिटी हमें क्या बताता है? नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग अ सरफेस पर सेकेंड। क्लियर गाइस? गुड। तो बच्चों अब एक काम की चीज ध्यान से सुनते आओ, पहले मैं लिख देता हूं इसी चीज को, देन आई विल एक्सप्लेन। बाय इंक्रीजिंग intensity of light of given wavelength, वेवलेंथ सेम रखी, हमने इंटेंसिटी बढ़ा दी, there is only an increase in the number of photons hitting the metal surface per second. Per second with each photon having same energy. फोटोन की एनर्जी वही रही, लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन स्ट्राइकिंग द सरफेस बढ़ गए। ठीक है ना बच्चों? से पहले हमने रेडिएशन की इंटेंसिटी कम थी, पहले 1 फोटॉन पर सेकंड मेटल सरफेस को स्ट्राइक कर रहा था, अब 10 फोटॉन पर सेकंड मेटल सरफेस को स्ट्राइक कर रहे हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इंटेंसिटी बढ़ गई, मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स आर स्ट्राइकिंग द सरफेस पर सेकंड। ओके गाइस, राइट। तो बेसिकली अब यहां पे एक बड़ी काम की चीज
जो कि बच्चे कंफ्यूज आते हैं, 1 फोटोन कैन इजेक्ट 1 इलेक्ट्रॉन। अब गाइस मैं कुछ देर तक समझाता ही रहूंगा तुम्हें, ध्यान से सुनते आओ। हम कहेंगे वर्क फंक्शन सपोजिंग दे रखा है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है गाइस, या लेट अस से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें दे रखा है एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी है बच्चों, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों की टेंडेंसी क्या होती है कि सर अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो ज्यादा फोटॉन्स आर स्ट्राइकिंग द सरफेस पर सेकंड, हाँ है ना। तो हम क्या कहते हैं, यार लेट अस इंक्रीज द इंटेंसिटी टू सो मच कि 3 फोटोन पर सेकंड मेटल सरफेस को स्ट्राइक कर रहे हैं। तो हम कहेंगे टोटल एनर्जी कितनी बन गई, 4.5, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल रही है मेटल सरफेस को, राइट, पर सेकंड। बट द पॉइंट इज, यार इलेक्ट्रॉन को एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है, मतलब तुम ये नहीं कह सकते इंटेंसिटी बढ़ाने से यू कैन ऐड अप द एनर्जी, वो नहीं कर सकते। तुम मेटल सरफेस को तो एनर्जी ज्यादा मिल रही है, लेकिन एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता है। क्या इस केस में एमिशन होगा या इजेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन का? हम कहेंगे दिस वाज द एनर्जी ऑफ फोटोन, दिस वाज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट द इलेक्ट्रॉन। नहीं निकलेगा, चाहे तुम इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा दो, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हम तो ये देखेंगे वर्क फंक्शन को कंपेयर करेंगे विद द एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। इंटेंसिटी प्लेज नो रोल इन द इजेक्शन प्रोसेस, कि इजेक्शन होगा या नहीं होगा उसमें इंटेंसिटी डज नॉट प्ले एनी रोल। उसमें तो फ्रीक्वेंसी रोल प्ले करती है, कि अगर तुम्हारी फ्रीक्वेंसी की वजह से वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी आ रही है तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। फिर से समझो गाइस, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर 3 फोटोन पर सेकंड मेटल सरफेस को स्ट्राइक कर रहे हैं तो ये मत कहना यार इनकी एनर्जी तो 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, इतनी एनर्जी मिल रही है पर सेकंड तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। नहीं, विल बी कंपेयरिंग द एनर्जी ऑफ 1 फोटोन विद द वर्क फंक्शन। 1 फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कंपेयर करेंगे, अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, नहीं तो इजेक्शन नहीं होगा। इंटेंसिटी डज नॉट टेल अस वेदर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस और नॉट। वो कौन बताता है गाइस? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, ज्यादा एनर्जी होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ऐसे समझो, इसको मैं एक और तरीके से समझाता हूं, बेटर रहेगा। इफ न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, मतलब एनर्जी जो हमें चाहिए इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए उतनी एनर्जी हमने नहीं दी। ये चीज समझ में आ रही नहीं आ रही है गाइस? अभी हमने उतनी एनर्जी नहीं दी जिससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए। अब इसमें तुम कितनी इंटेंसिटी बढ़ा लो, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? देयर विल बी नो इजेक्शन no matter how high intensity is, no ejection no matter how high intensity is। क्लियर है गाइस? इजेक्शन नहीं होगा। और अगर हमारा न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट है तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट हो जाएगा, करेक्ट, क्योंकि फोटोन की एनर्जी इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। अब काम की चीज यहां पे क्या है, यहां पे इंटेंसिटी प्लेज अ रोल। सपोजिंग हमारा एक फोटोन वाज स्ट्राइकिंग द मेटल सरफेस पर सेकंड, तो हम कह रहे थे पहले इजेक्शन क्या हो रहा था, 1 इलेक्ट्रॉन वाज गेटिंग इजेक्टेड पर सेकंड। अब अगर तुम 10 फोटॉन्स पर सेकंड डाल रहे हो तो 10 इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजेक्टेड पर सेकंड का है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्योंकि हमें बताया इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है बाय द सप्लाई ऑफ एनर्जी बाय फोटोन, एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, ये हमें पता है। अब जितनी इंटेंसिटी बढ़ाओगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे पर सेकंड। नाउ इंटेंसिटी इज प्लेइंग अ रोल, कि जितना तुमने इंटेंसिटी डाली, ज्यादा इंटेंसिटी डाली, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं पर सेकंड। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? दैट वाज इंपॉर्टेंट। तो गाइस ये मैं लिख देता हूं, ejection takes place, number of electrons ejected per second is dependent on intensity of light। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों जो मैंने अभी लिखा है? अब इंटेंसिटी रोल प्ले कर रहा है जब तुम्हारा इजेक्शन, हमें पता है कि इजेक्शन होएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर गाइस? गुड। तो एक काम करता हूं, मैं इसे लिख देता हूं। सो
काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है गाइस? क्या इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रही है या फ्रीक्वेंसी पे? राइट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, हम मान के चल रहे इजेक्शन हो रहा है, इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, कि कितनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, एंड नॉट ऑन द इंटेंसिटी। फ्रीक्वेंसी बता रहा है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, इंटेंसिटी बता रहा है कितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं पर सेकंड, प्रोवाइडेड इजेक्ट हो रहे हैं। समझ आया नहीं आया बच्चों? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पे, और तुम्हारा इलेक्ट्रॉन कितने एमिट हो रहे हैं पर सेकंड वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे गाइस। समझ गए? किसी बच्चों को डाउट? गुड। इसलिए डिपेंडेंट है कि हमने फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन डाली। हायर फ्रीक्वेंसी का मतलब है हायर एनर्जी। हायर एनर्जी दोगे, वर्क फंक्शन तो वेस्ट हो गया, दैट इज द एनर्जी वेस्टेड इन टेकिंग आउट द इलेक्ट्रॉन। अब जो रिमेनिंग एनर्जी बची वो तो काइनेटिक एनर्जी में जाएगी। मतलब अगर तुम्हारा इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी ज्यादा है तो तुम्हारा 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट एनर्जी इज गोइंग इनटू द काइनेटिक एनर्जी। उस एक्सप्रेशन को भी हम लिख भी देंगे क्योंकि क्वेश्चन तो वहीं से बनेंगे, लेकिन आइडिया अब समझ आया नहीं आया? अगर तुम्हारी इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द वर्क फंक्शन भी ज्यादा होगी। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड को हम क्या बोलते हैं? आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ओके गाइस, तो न्यू नॉट हमारा क्या था? मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसमें तुम्हारा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। न्यू नॉट वाज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो इजेक्शन, बिलो विच, अगर फ्रीक्वेंसी इससे नीचे रखोगे तो देयर इज नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। हमने कहा यार जो फ्रीक्वेंसी है उसके करस्पॉन्डिंग कोई वेवलेंथ भी होगी। भाई हमें पता है लैम्डा न्यू इज इक्वल टू सी, हाँ है ना बच्चों? मतलब अगर हमें, या ऐसे मानो लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय न्यू, हाँ है ना बच्चों? क्लियर है या नहीं गाइस? बेसिकली हमें पता है अगर हमारी कोई सर्टेन फ्रीक्वेंसी है तो उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ भी होगी। मतलब वी कैन आल्सो से कि देयर विल बी सम लैम्डा नॉट आल्सो, इसे हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब इस वेवलेंथ से अगर कम वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट होगा। वेवलेंथ पे तो इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है ना एनर्जी। इससे एक पर्टिकुलर लैम्डा नॉट से अगर कम वेवलेंथ है, मतलब एनर्जी ज्यादा है, तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट होगा। अगर इससे बड़ी वेवलेंथ रखोगे तो इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट नहीं होगा क्योंकि एनर्जी विल बी लेस देन 5। समझ में आया नहीं आया बच्चों? सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच फोटो एमिशन टेक्स प्लेस, फॉर विच फोटो एमिशन या इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। मतलब इससे बड़ी वेवलेंथ लेके आओगे तो तुम्हारा वर्क फंक्शन से कम एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। मतलब ऐसे मान के चलो अगर हमारा लैम्डा लेस देन लैम्डा नॉट है, इजेक्शन होगा। लैम्डा ग्रेटर देन लैम्डा नॉट है, तुम्हारा इजेक्शन नहीं होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ऊपर कर दो, चलो। लैम्डा लेस देन लैम्डा नॉट, इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड। लैम्डा ग्रेटर देन लैम्डा नॉट, मतलब एनर्जी लेस देन 5, हम कहेंगे नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट? बोलो गाइस। गुड। बेसिकली तुम रियलाइज करोगे हम एक चीज के अंदर बहुत मतलब घुसे पड़े हैं बार बार, ठीक है ना गाइस? फाई क्या होता है? एच न्यू नॉट, या फिर अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की टर्म में बात करें तो एच सी बाय लैम्डा नॉट, ठीक है ना गाइस? मतलब दिस इज द एनर्जी जो हम सप्लाई कर रहे हैं फॉर जस्ट इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जस्ट इजेक्ट हो गया, उसके बाद जाके रुक गया। समझ में आया नहीं आया बच्चों? दिस इज द
मतलब अगर ऐसे मान के चलो, अगर हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखी है तो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों, ये बताओ मुझे। गाइस क्लियर हो गया? गुड। क्वेश्चंस करें एक दो। लेट अस डू सम क्वेश्चंस गाइस। क्या हो गया? चलो मैं क्वेश्चन को, मैं ये सोच रहा था कि मैं क्वेश्चन को कॉपी करूं या लिखूं। आई थिंक मेरे को लिखना पड़ेगा। गाइस तुम लिखने पे ज्यादा ध्यान मत देना, तुम सॉल्व करने पे ध्यान देना। वर्क फंक्शन हमें दे रखा है एज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूम आउट या जूम? तुम कह रहे हो? एक मिनट रुको बेटा, जस्ट अ सेक। ओके अच्छा, क्वेश्चन लिखता हूं मैं। द वर्क फंक्शन ऑफ substance is 4 electron volt. The longest wavelength of light that can cause photoelectric emission is। क्या करोगे गाइस? वर्क फंक्शन दे रखा है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछिए, मतलब जस्ट तुम्हारा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है गाइस? तो इसके अंदर ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, या तो तुम कर दो hc/λ इज इक्वल टू 5। है ना बच्चों? 5 हमें दे रखा है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को तुम्हें जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कि hc/λ किसमें वैल्यू देता है? जूल में। hc की वैल्यू भी तुम्हें याद होगी, 20 इंटू 10⁻⁻26 बाय लैम्डा विल बी इक्वल टू 4। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमें जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो नॉट बैड। हाँ है ना बच्चों? हो जाएगा गाइस। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? जूल में। और यहाँ पे हमने hc/λ लिख दिया। यहां से लैम्डा की वैल्यू आएगी किसमें गाइस? बताओ मुझे। नालायक, मीटर में। वो तो 1 to 4 बाय लैम्डा में आती है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा? hc/λ इक्वल टू 5, तो हमारा 5 भी किसमें होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बजाय जूल में। ठीक है ना गाइस? अगर हम hc/λ लगा रहे हैं तो 5 तुम्हारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा, जूल में होगा? जूल में होगा ना गाइस, इसलिए मैंने जूल में कन्वर्ट कर दिया। अदरवाइज अगर तुम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करते तो तुम क्या कहते? 1242 बाय लैम्डा इन नैनोमीटर। यहां से लैम्डा किस में आएगा बच्चों? नैनोमीटर में। दिस इज इक्वल टू एनर्जी बेसिकली वर्क फंक्शन 4। ये चीज समझ में आई नहीं आई गाइस? यहां पे हमने एनर्जी ऑफ फोटोन को किसके बराबर कर दिया? वर्क फंक्शन के बराबर। ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? दोनों ही केस में हम क्या कर रहे हैं? वर्क फंक्शन में दे रखा है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उतनी ही वेवलेंथ का फोटोन चाहिए हमें। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है गाइस? उसी वेवलेंथ का बोला था मैंने, उसी एनर्जी का फोटोन चाहिए जितना वर्क फंक्शन है। हमें एक ऐसी वेवलेंथ लेनी पड़ेगी जिसमें एनर्जी ऑफ फोटोन वर्क फंक्शन के बराबर आ जाए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? क्लियर होगी ये चीज? वर्क फंक्शन में 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है एंड वी नीड द एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द, यहां पे जो वेवलेंथ की वैल्यू आएगी, दिस विल गिव अस द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का। दिस इज योर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इससे जो मतलब इससे इस वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है दैट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन। किसी बच्चों को डाउट यहां तक? बोलो। क्लियर हो गया? गुड। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आई थिंक आई शुड टेल यू अ फॉर्मूला। गाइस इधर ध्यान दो। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? कैन वी से इट इज द एनर्जी सप्लाइड माइनस वर्क फंक्शन। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही बच्चों? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एनर्जी सप्लाइड में से वर्क फंक्शन सब्ट्रैक्ट कर दो, दिस इज द एनर्जी रिमेनिंग विद द इलेक्ट्रॉन व्हिच विल बी गोइंग इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। हाँ बेटा, इतनी एनर्जी हमने सप्लाई करी फोटोन से, इतनी लग गई बाहर निकलने में। अब जो रिमेनिंग एनर्जी है वो किसमें जाएगी? इलेक्ट्रॉन दौड़ना शुरू हो गया काइनेटिक एनर्जी में। दिस इज द फॉर्मूला दैट यू हैव गाइस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसकी इक्वेशन ये बनती है, एनर्जी सप्लाइड एनर्जी वेस्टेड इन throwing out the electron will go into the kinetic energy of ejected electron. This is the kinetic energy of ejected electron. बल्कि I will say something important.
इट इज अ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ये मैक्सिमम कहां से आ गया गाइस? हम कहेंगे यहां पे हम मान के चल रहे हैं कि जो वर्क फंक्शन में लेट अस से एनर्जी वेस्ट हुई, उसके बाद जितनी भी एनर्जी बची वो काइनेटिक एनर्जी में गई। देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी उसके पास कम एनर्जी बची हो सकता है बाहर निकलते हुए या बाहर निकलने के बाद उसका कोई कोलिजन हो गया हो किसी चीज के साथ। तो आइडिया सम एनर्जी माइट गेट वेस्टेड, इट माइट नॉट बी गोइंग टोटली इनटू द काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? आइडिया इज ये जो वैल्यू है दिस विल गिव अस द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ये है, नहीं तो काइनेटिक एनर्जी हो सकता है इससे कम। फाइन गाइस, क्लियर और नॉट? यहां तक आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए। फाइन, ये हमारा आ गया। और इसको हम ये भी लिख सकते थे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा माइनस फाइव। हाँ है ना बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं? बात तो वही, एच न्यू की बजाय एच सी बाय लैम्डा लिख दिया। हाँ है ना? ज्यादातर हमें क्या होता है, वी आर नॉट गिवन फ्रीक्वेंसी, वी आर गिवन वेवलेंथ, तो दिस इज द फॉर्मूला वी यूज। ओके गाइस, यहां तक किसी बच्चों को कोई डाउट नहीं? और काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं? हाफ एम वी स्क्वायर। यहां से यू कैन ऑल्सो गेट द वेलोसिटी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? काम की चीज हमने क्या किया, हमने देखा अगर फाइ जूल में लेते हैं, एच सी बाय लैम्डा भी जूल में लेते हैं, तो यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, राइट गाइस? सपोजिंग फाइ हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, यू हैव टू यूज इंस्टेड ऑफ दिस क्या यूज करोगे बच्चों? 1242 बाय लैम्डा इन नैनोमीटर। और वर्क फंक्शन भी हमें किस में दे रखा है बच्चों? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, उसी में निकाल लो। लेकिन अगर तुम्हें कोई वेलोसिटी पूछता है, काइनेटिक एनर्जी यहां से किस में आएगी बच्चों? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एनर्जी सप्लाइड बाय फोटोन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो काइनेटिक एनर्जी किस में आएगी बच्चों? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी ने तुमसे वेलोसिटी पूछ ली तो गाइस वहां पे तो हम हाफ एम वी स्क्वायर लगाएंगे, और हाफ एम वी स्क्वायर किस में लगता है? जूल में, राइट? मतलब इन दैट केस यू विल हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू जूल। बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? काइनेटिक एनर्जी पूछी उसने, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछी, ये फॉर्मूला लगा दो, नो नीड फॉर दिस थिंग। बस इतना जो एक्सप्रेशन लिखा है मैंने, दिस विल गिव अस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाई चांस कोई बंदा वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो गाइस प्लीज कन्वर्ट द राइट हैंड साइड इनटू जूल्स, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर तुम्हारा वैल्यू किस में देगा? जूल में। बच्चों समझ में आया या नहीं आया? ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू यूज। क्लियर है या नहीं? कि अगर हमें यहां पे मैं लिख देता हूं हाफ एम वी स्क्वायर, यहां से वेलोसिटी निकालनी है, और हमने जो वैल्यू निकाली है वो किससे निकाली है बच्चों? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाली है। फाइ हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा था, यहां भी हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज कर लिया टू गेट द एनर्जी ऑफ द फोटोन, तो यू विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू जूल्स। यहां से वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन निकलाएगी। क्लियर और नॉट गाइस? ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? बता दो मुझे, ठीक है? किसी बच्चों को डाउट यहां तक? सर लैम्डा लिख दिया बेटा, ज्यादातर हमें वेवलेंथ दे रखी होगी, वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस। वेवलेंथ दे रखी है तो हम एच न्यू नहीं एच सी बाय लैम्डा यूज करेंगे। तो मैं बताया ना न्यू लैम्डा इज सी, तो मैंने बस कुछ नहीं किया, फ्रीक्वेंसी को लैम्डा के टर्म में लिख दिया सी बाय लैम्डा। ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ इज सी, तो हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को क्या लिख दिया? सी बाय लैम्डा। वही मैंने डाला यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जगह। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट गाइस, ऑनलाइन वाले बच्चों बोलो हाँ है ना, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर हो गया? गुड। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। हमें दे रखा है फाइ, या इसको मैं पूरा ही लिख देता हूं क्वेश्चन, इट टेक्स 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। When photons of single frequency strike the metal, electrons with kinetic energy ranging
from 0 to 2.6 electron volt are ejected. The energy of incident photon is. गाइस ऑब्वियस सी बात है, हमें सारी चीजें किसमें दे रखी हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हम जो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है वो भी किसमें निकालेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज 1242 बाय लैम्डा, या इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है ना गाइस। उसने वेवलेंथ थोड़ी ना पूछा है, उसने तो एनर्जी पूछा है। लेट द एनर्जी बी एक्स माइनस योर वर्क फंक्शन विच इज गिवन टू अस एज 4 पॉइंट। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? हमें हमसे अगर उसने वेवलेंथ पूछा होता तो हमने एच सी बाई लैम्डा लगा रख दिया होता। फ्रीक्वेंसी पूछा होता तो हमने क्या कर दिया होता, एच न्यू यूज कर लिया होता। अब उसने सिर्फ पूछा है एनर्जी, इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी। तो गाइज यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्स क्या हो जाएगी, 2.6। उससे कम भी दे सकता है, 2.6 इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो यहां से हमारा एक्स आ गया, जो भी आएगा बच्चों, एक्स इज योर आंसर। हाँ या ना, किसी बच्चों को डाउट? गुड। एक और क्वेश्चन करते हैं गाइस। लाइट ऑफ टू डिफरेंट frequencies whose photon have energies 1 electron volt and 2.5 electron volt successively illuminate a metal surface work function 0.5 electron volt. The ratio of maximum speed of ejected electron will be. गाइस क्वेश्चन पढ़ा नहीं पढ़ा बताओ मुझे। दो फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन हमारे पास, उनकी एनर्जी कितनी है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन मेटल का दे रखा है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन? ठीक है ना, स्पीड की रेशियो पूछिए। हम कहेंगे यार काइनेटिक एनर्जी की रेशियो निकालो, उसका स्पीड की रेशियो निकलाएगी। काइनेटिक एनर्जी इन फर्स्ट केस क्या होगा, बाय काइनेटिक एनर्जी इन सेकंड केस। पहले वाले में क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.5, और दूसरे वाले में क्या आ जाएगा, 2 माइनस 0.5, 2.5 माइनस 0.5, हाँ है ना। कितना आएगा गाइस ये, 1/4, हाँ है ना, 0.5/2 विच इज 1/4। ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एज कंपेयर टू सेकंड। अब बच्चों ध्यान से देखो, पहली चीज हमें इसे जूल में कन्वर्ट करना चाहिए था, बट इट इज रेशियो, इट डजंट मैटर। मतलब यहाँ पे मैं दोनों साइड में करूं तो इट विल मेक नो डिफरेंस, करेक्ट गाइस? रेशियो लेनी है। अगर उसने काइनेटिक एनर्जी पूछा होता लेट अस से, तो वी वुड हैव कन्वर्टेड दैट इनटू जूल। यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों तरफ अगर हम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, हाफ एम v1 स्क्वायर बाय हाफ एम v2 स्क्वायर, हाँ है ना। इट विल बी व्हाट, 1/4। तो v1 बाई v2 क्या आ जाएगा बच्चों, 1/2। दिस इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इन बोथ केसेस। बेसिकली काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, तो हमने उसका क्या ले लिया, रूट ले लिया टू गेट वेलोसिटी की रेशियो, हाँ या ना। गुड। अब आते हैं ग्राफ पे बच्चों। गाइज एक बार मैं तुम्हें ये सारी चीज समझाना चाहूंगा, ध्यान से सुनते आओ। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद रखना, केजी में लेना होता है, ग्राम में मत लेके बैठ जाना।
ठीक है ना बेटा, मास इन केजी, कि मास ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, दैट इलेक्ट्रॉन का मास है ना बेटा, बट वी विल हैव टू कन्वर्ट इट टू केजी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट्स में बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, आई डोंट वांट यू गाइस डूइंग द सेम। तो बच्चे एक बार मैं रिवाइज करवा दूं तुम्हें, फ्रीक्वेंसी अगर ग्रेटर देन न्यू नॉट है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट, वेवलेंथ लेस देन लैम्डा नॉट है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट, और अगर हमें वर्क फंक्शन निकालना है दैट इज एच सी बाय लैम्डा नॉट या एच न्यू नॉट। ठीक है ना गाइस, क्लियर है यहां तक, किसी बच्चों को डाउट? फाइन, ग्राफ पे आते हैं। हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी वाज व्हाट, काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाज एच न्यू माइनस 5, राइट गाइस। तो एक काम करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को रखते हैं y पे और यहां पे रखते हैं फ्रीक्वेंसी। बच्चों तुम्हें कुछ पता है या नहीं पता है लाइंस के बारे में? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज योर -5। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये इक्वेशन पता है नहीं पता है? कुछ को बताओगी कुछ को नहीं बताओगी, कोई बात नहीं, इसका कर्व मैं बता देता हूं। दिस इज हाउ द कर्व गोज। ये जो -5 है दिस इज योर y इंटरसेप्ट, ये हमारा फाई है बच्चों। स्लोप क्या हो जाएगी? m इज द स्लोप, यहां पे स्लोप आ जाएगी h बच्चों। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? स्लोप विल बी h एंड योर फाई इज योर y इंटरसेप्ट। नेगेटिव साइन बता रहा है कि इंटरसेप्ट नेगेटिव है, दिस नेगेटिव साइन इज टेलिंग यू कि y इंटरसेप्ट इज नेगेटिव। हम तो मैग्नीट्यूड देख रहे होंगे, फाई देखेंगे, दिस इज द दिस वैल्यू, ये जो वैल्यू आ रही है दिस इज योर फाई। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं यहाँ पे मैं, साइन तो बस ये बता रहा है कि y इंटरसेप्ट नेगेटिव है। यहां तक किसी बच्चों को डाउट? अगर बाई चांस यही कर्व हम 1/λ के साथ बनाते, 1/λ का मतलब हो गया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा -5, ये होता है नहीं होता है बच्चों? हाँ है ना? तो इन दैट केस लेट अस ड्रॉ द कर्व फॉर काइनेटिक एनर्जी वर्सेस 1/λ। यहाँ पे 1/λ इज योर एक्स, दिस इज योर वाई, दिस होल्ड ऑन, दिस should be the slope and this is your y intercept। हाँ है ना बच्चों? फील आ रही है नहीं आ रही है गाइस? This is your phi and your slope in this case will be hc। बेटा कर्व में y को mx प्लस सी टाइप बनाने की कोशिश करो। ये हमारा y एक्सिस पे है, हमारा जो भी x है उसको रखा, तो बेसिकली इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस सी। सी बताता है हमारा y इंटरसेप्ट, और x के साथ जो भी चीज कंबाइंड है दैट टेल्स यू द स्लोप। तो यहाँ पे 1/λ वाज x, हाँ है ना बेटा? 1/λ वाज x, तो उसके साथ जो भी चीज लगी हुई है दैट इज योर स्लोप। क्लियर और नॉट? गुड। तो हमारा कर्व है, आइडिया इज अभी शायद तुम्हें दिक्कत आए, लेकिन आफ्टर सम टाइम यू विल रियलाइज दीस कर्व्स आर वेरी कॉमन। स्टेट्स ऑफ मैटर में ये कर्व करते ही जाएंगे हम। ठीक है बच्चों, वी आर डन विद वन ग्राफ, नाउ लेट अस गो ऑन टू समथिंग न्यू रिलेटेड टू फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ओनली। हम कहेंगे ये हमने ले लिया, ये हमने ले लिया, ये नेगेटिव टर्मिनल ये पॉजिटिव टर्मिनल, हाँ है ना? क्लियर है गाइस? ये हमारा कैथोड, ये एनोड। कैथोड को हम एमिटर भी बोलते हैं और एनोड को हम कलेक्टर भी कहते हैं इन आवर एक्सपेरिमेंट। ठीक है बच्चों, अब गाइस होगा क्या, हम क्या करेंगे, कैथोड साइड पे रेडिएशन देके मारेंगे। क्या मारेंगे गाइस? रेडिएशन। अगर हमारा न्यू लेस देन न्यू नॉट है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, है ना? न्यू इक्वल टू न्यू नॉट है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया और रुक गया। आइडिया क्या है, अगर हमारा इन दिस केस, अगर इस केस में हम न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा नहीं होगा गाइस? इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट हो जाएगा कैथोड से, एंड इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, हाँ है ना? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड तक पहुंच गया तो एक तरीके से योर सर्किट इज कंप्लीट, दैट इज करंट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एक बार इजेक्ट होने की देर है, फिर तो वो एनोड पे पहुंच ही जाएगा ड्यू टू अट्रैक्शन। क्लियर और नॉट गाइस? तो न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट होगा, देन देयर विल बी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर न्यू लेस देन न्यू नॉट करोगे तो हमारा देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो बेसिकली वी विल से देयर इज सम करंट। ठीक है बच्चों, इन द सर्किट। अब हमने क्या किया,
यही डायग्राम बनाया ऑलमोस्ट, बट दिस टाइम वी चेंज द कंडीशन। कंडीशन हमने क्या चेंज करी, इस बार हम कौन से को स्ट्राइक करवाएंगे बच्चों? पहले हम कैथोड पे हिट कर रहे थे, हाँ है ना? इस बार हम एनोड पे हिट करेंगे। दिस इज योर एनोड, दिस इज योर कैथोड। इस बार हमने रेडिएशन किस पे डाली? एनोड साइड पे। पहली चीज, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट एनोड से तभी होगा जब तुम्हारा न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट, ठीक है ना गाइस? न्यू अगर लेस देन इक्वल टू न्यू नॉट भी है तो भी हमारा इलेक्ट्रॉन इज न्यू लेस देन न्यू नॉट तो बाहर नहीं निकला, और न्यू इक्वल टू न्यू नॉट करोगे तो ध्यान से देखो गाइस, इलेक्ट्रॉन बाहर जंप किया और फिर चिपक जाएगा वापस, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल तो वही है, हाँ है ना बच्चों? न्यू इक्वल टू न्यू नॉट पे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन बाहर गया और फिर वापस आ गया, बिकॉज इट इज अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिव चार्ज। हम क्या चाह रहे हैं, यहां पे इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहा है वो तुम्हारा बिल्कुल कोने पे जाके घूम जाए, मतलब नो करंट इज देयर, नो करंट इज देयर। हम ये कंडीशन चाह रहे हैं इस केस में। गाइस पहली चीज देखो, न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा और उसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी, इट विल गो टुवर्ड्स द अदर इलेक्ट्रोड, जाना चाहेगा नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ और ऑब्वियसली बात है डायरेक्शन उसको एक ही दिख रही है, टुवर्ड्स कैथोड, राइट? जाना शुरू कर रहा है, बट दैट इज नॉट हेल्पिंग अस, क्योंकि इट इज बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। आइडिया क्या है, यहां से निकला और यहां से घूम के वापस जाना चाहेगा, डिपेंड्स ऑन द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल अप्लाइड। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? क्यों तुम्हारा पहुंच रहा है तुम्हारा कैथोड पे, इट डिपेंड्स ऑन द काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल अप्लाइड। समझ में आया नहीं आया बच्चों? इलेक्ट्रॉन यहां से, फिर से समझो, इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट हुआ, काइनेटिक एनर्जी भी है तो इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द अदर इलेक्ट्रोड, और जाना मुश्किल है क्योंकि इट इज बीइंग अट्रैक्टेड बैक। हम वो पोटेंशियल देखेंगे जब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बॉर्डर से जाके टर्न कर जाए, मतलब नो करंट कंडीशन चाहिए हमें। ये चीज समझ आ रही नहीं आ रही है गाइस? वी नीड नो करंट सिचुएशन, जो कि तुम्हारा कब देखा जाएगा कि वो हम चाह रहे हैं बिल्कुल बॉर्डर से टर्न्स बैक। तो अब देखो गाइस क्या करेंगे हम कहेंगे, इधर मैं लिख देता हूं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये जो V नॉट है ये क्या है बच्चों? दैट इज योर स्टॉपिंग पोटेंशियल, कि हमने इतना पोटेंशियल लगाया कि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बॉर्डर से इट टर्न्स बैक, देयर इज नो करंट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्या नेगेटिव है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, रिपेल करेगा, करेक्ट, रिपेल कर रहा है। हम चाह रहे हैं कि ये बिल्कुल आखिरी में जाके इट टर्न्स बैक, ठीक है ना? अगर तुम काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा दे दोगे तो अंडरस्टैंड ये पहुंच जाएगा यहां पे। अगर हमने बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी दे दी मोर देन अ पर्टिकुलर वैल्यू, तो इलेक्ट्रॉन तुम्हारा दूसरी साइड में पहुंच जाएगा एंड इट विल बी एक्टिंग लाइक अ रिवर्स सेल। एक सेल ये हो गया, एक सेल तुम्हारा ये हो गया, इट विल एक्ट लाइक अ, मतलब द डायरेक्शन विल बी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की। इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मली कैसे मूव करते हैं? ऐसे, और यहां पे हम कैसे मूव करवाना चाह रहे हैं? ऐसे, मतलब इट इज लाइक अ रिवर्स सेल बन जाएगा तुम्हारे पास अगर तुमने काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन अ सफिशिएंट वैल्यू दे दी। इसका मतलब ये हो गया एक तरीके से वो इलेक्ट्रॉन यहां पे पहुंच गया है, हम चाह रहे हैं वो जस्ट रुक जाए, जस्ट वो बॉर्डर पे कैथोड पे के जाके रुक जाए, इन द सेंस इट टर्न्स बैक नाउ, बेसिकली नो करंट। तो उसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है वो अभी मैं लिखवाता हूं। स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट, या इसको हम कट ऑफ वोल्टेज भी बोलते हैं, कट ऑफ वोल्टेज भी बोला जाता है। ये मिनिमम पोटेंशियल है जो हम अप्लाई करेंगे ताकि देर इज नो करंट, मिनिमम पोटेंशियल दैट हैज टू बी अप्लाइड सो दैट देर इज नो करंट। तो हम क्या कहते हैं, इन दैट केस काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू EV नॉट, दैट इज द कंडीशन गाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कि हमारा काइनेटिक एनर्जी जो भी इलेक्ट्रॉन की है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इट शुड बी इक्वल टू EV नॉट। इन दैट केस तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जस्ट पहले से टर्न कर जाएगा, बेसिकली देयर विल बी नो करंट। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है गाइस? दिस इज द कंडीशन दैट होल्ड्स ट्रू, कि स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू निकालने का ये तरीका है। समझ में आया नहीं आया गाइस? गुड। तो हम आगे अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है, दैट इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। हाँ या ना? क्लियर गाइस? अभी क्वेश्चन देखोगे बेटर फील आएगी, जस्ट गिव मी अ मिनट। डिस्टेंस कम हुआ तो हमने मिनिमम स्टॉपिंग पोटेंशियल देख रहे हैं ना, मिनिमम का मतलब है बिल्कुल बॉर्डर से जाके टर्न करे,
अगर हमने v ग्रेटर देन v नॉट ले लिया तो इलेक्ट्रॉन बीच में से टर्न कर जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर हमने v ग्रेटर देन v नॉट ले लिया तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन बीच में टर्न कर जाएगा। हम चाह रहे हैं बिल्कुल एंड पे जाके टर्न्स बैक, जस्ट स्टॉप करने के लिए द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द कैथोड साइड, मतलब कैथोड पे पहुंचना नहीं चाहिए, उसके लिए दिस इज द कंडीशन जो मैंने अभी तुम्हें बताई है। काइनेटिक एनर्जी मैक्स इक्वल टू ई वी नॉट, वेयर वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। एक काम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, बेटर फील आएगी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। emitted from a surface when photons of 6 electron volt fall on it is 4 electron volt. The stopping potential in volt is, तुम रियलाइज करोगे हमें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रखी है यार। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाज द एनर्जी ऑफ द रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन, और वो कह रहा है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब वर्क फंक्शन क्या रहा होगा बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का तुमने फोटोन डाला, उसमें तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी आई 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब वर्क फंक्शन क्या रहा होगा? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम क्या कहेंगे कि जो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी है दिस 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इट शुड बी इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। हाँ है ना? काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो गाइस यहां पे दिस इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख देता हूं, इज इक्वल टू ई वी नॉट। गाइस यहां से ई कट जाएगा और स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगा 4 वोल्ट। तुम कहोगे सर ये ई कैसे कैंसिल आउट हो गया? मैं कहूंगा यहां पे एक्चुअली इट शुड हैव बीन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू वी नॉट। हाँ है ना? और यहां पे जो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाना चाहिए? 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। हाँ है ना? बेसिकली ई हमने उड़ा दिया, वी कैंसिल आउट ई, ई वाज नथिंग बट द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, हमने दोनों साइड से उड़ा दिया। वी गेट योर स्टॉपिंग पोटेंशियल एज 4 वोल्ट। इतना तुम अगर लगाते हो पोटेंशियल तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन विल टर्न अराउंड जस्ट बिफोर इट रीचेस कैथोड। समझ में आया नहीं आया गाइस? ओके। तो हमने कहा यार अगर हमारा काइनेटिक एनर्जी मैक्स क्या होता था गाइस? एच न्यू माइनस 5, हाँ है ना? या एच सी बाय लैम्डा माइनस 5, हाँ है ना बच्चों? अब काइनेटिक एनर्जी मैक्स की जगह हम ई वी नॉट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं गाइस फॉर दैट पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट जो अभी हमने किया था। हाँ या ना? क्लियर और नॉट गाइस? तो यहां से वी नॉट क्या आएगा उसे देखो। एक काम करते हैं, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में ही रखते हैं इसे, कि कर्व मैं फ्रीक्वेंसी का बनाने वाला हूं। इसको करो एच न्यू माइनस 5, ये आ गया एच न्यू माइनस 5, और ये हमारा आ गया एच बाई ई फ्रीक्वेंसी माइनस 5 बाई ई। समझे नहीं समझे गाइस? ये हमारा इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन में हम स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का कर्व बनाएंगे। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। बच्चों ये हमारा क्या आ जाएगा? देखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो हमारा y इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा? 5/e। हाँ है ना बच्चों? मैग्नीट्यूड के टर्म्स में देखा जाए तो। एंड व्हाट विल बी द स्लोप गाइस? बताओ बच्चों। h/e। दिस इज व्हाट यू विल हैव। हाँ बेटा क्या कह रहे हो? ई बेटा 5/e। अच्छा यहां पे ऊपर ई है बेटा, ई ऑब्वियसली। हो गया या नहीं हो गया बच्चों? बेसिकली हमारा काम की चीज क्या है, ध्यान से सुनते आओ, इसको भी मैं समझा देता हूं। काइनेटिक एनर्जी इज एच न्यू माइनस 5। अगर हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है तो एक तरीके से उसने तुम्हें काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, किसकी? इलेक्ट्रॉन की। हाँ है ना? स्टॉपिंग पोटेंशियल इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट विल गिव अस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हिच वाज इजेक्टेड। ठीक है बच्चों? एक और चीज गाइस, ये जो तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल का कर्व है दिस इज इंपॉर्टेंट, इसे याद कर लेना। आ जाता है फिजिक्स में, तुम इन एनी केस पढ़ोगे इसे, लेकिन स्टिल आई विल सजेस्ट कि तुम इस तरीके से याद कर लो।
अच्छा गाइस, फाई का एक और नाम भी है, बाइंडिंग एनर्जी। कैन यू अंडरस्टैंड? बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी विद विच द इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। मतलब अगर तुम इतनी एनर्जी दे दोगे तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा गाइस? अनबाइंड हो जाएगा। हाँ है ना? मतलब अगर तुमने फाई एनर्जी दे दी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो बाइंडिंग एनर्जी इज नथिंग बट वर्क फंक्शन। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट? कोई डाउट नहीं? सर हाँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल को आउट ऑफ वोल्टेज को लिखा था। कट ऑफ वोल्टेज। कट ऑफ। कट ऑफ वोल्टेज है बेटा, बेसिकली तुमने करंट नहीं होने दिया। यहां पे जो हम वोल्टेज लगा रहे हैं, दैट इज वेरिएबल, इट डिपेंड्स ऑन द काइनेटिक एनर्जी, इट डिपेंड्स ऑन द इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी, क्योंकि उस पर डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तुम्हें ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो देयर इज अ वेरी हाई चांस वो बंदा पहुंचना चाहेगा, तो इन दैट केस स्टॉपिंग पोटेंशियल विल हैव टू बी मोर। ठीक है? हाँ ये ट्यूब भी बहुत बड़ी है, लंबी है, हाँ, तो डिफरेंस आएगा ना कुछ? क्या डिफरेंस आएगा? कैसा डिफरेंस? तो नहीं आएगा। नहीं मतलब देखो, हम ये मान के चल रहे हैं यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम उसे देख रहे हैं, क्योंकि अगर लंबा होगा देयर इज अ चांस ऑफ कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन, इसलिए हमने काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को ईवी नॉट के बराबर किया। सर मतलब अगर ये बॉर्डर यहाँ पे है हाँ और अगर ये छोटी होती ट्यूब यहाँ पे होती, हाँ, तो भी तुम्हारा सेम रहता। सेम रहता। हाँ, मतलब ये तो डिपेंड कर रहा होता है, मतलब इस पे ऐसे मान के चलो, हाँ सेम रहता, सेम रहता। तो फिर कम नहीं हो जाता है इसका? बेटा हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल को देखना पड़ता है, ये विनय सर से पूछना, वो बताएंगे। ठीक है? सर उसके कि तुम उस ट्यूब का साइज बढ़ा रहे हो, ये विनय सर बताएंगे। ठीक है? क्योंकि डिफरेंस तो आएगा, डिफरेंस आना चाहिए। सर फिर वोल्टेज ज्यादा होनी चाहिए।